नमस्कार साथियों, नॉलेज 24/7 में मैं प्रशांत तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं इस वीडियो में आपके साथ बात करूंगा एनआरए के बारे में, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में, कि ये जो एनआरए है इसका गठन क्यों किया गया और जो ये परीक्षा ले रही है सीईटी परीक्षा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये सीईटी क्या है, इसको कौन कौन दे सकता है, इस परीक्षा को देने से कौन सी नौकरी मिलेगी, इस परीक्षा को देने से स्टूडेंट्स को क्या लाभ होगा, इस परीक्षा को लागू करने से जो है सरकार का क्या फ़ायदा होगा। हर सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे, तो प्लीज़ अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली मेरी सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री का एक ही सपना रहा है कि अगर हमारा एक नेशन है तो हमारे पास जो सुविधाएं होनी चाहिए वो भी एक होनी चाहिए। जैसे वन नेशन वन कार्ड, जैसे आधार कार्ड, जैसे वन नेशन वन टैक्स, जैसे जीएसटी। अब जो इम्प्लीमेंट होने जा रहा है वन नेशन वन एग्ज़ाम, और जो एग्ज़ाम होगा उसका नाम होगा सीईटी, और जो इसको एग्ज़ाम को कराएगी वो होगी एनआरए। आप ये समझिए कि जो हमारा देश है उसमें हर साल जो है करोड़ों बच्चा तैयारी करता है सरकारी जॉब पाने के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट सर्विसेज करने के लिए करोड़ों बच्चा जो है तैयारी करता है, और जो वैकेंसी आती है वो 1.5 से 2 लाख आती है, और जो रेशियो बच्चों का वो होता है वो 2.5 से 3 करोड़ होता है। तो आप ये समझिए रेशियो क्या है, नौकरी बहुत कम है और बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। तो हर बच्चा कोशिश करता है अलग अलग एग्ज़ाम में बैठने की और नौकरी पाने की। तो वो जब सेपरेट एग्ज़ाम में बैठता है तो उस एग्ज़ाम को जो कंडक्ट करा रहा है वो इसको फ़ीस भी देता है, अलग फ़ीस भी देता है, प्लस जो एजेंसी होती है जो चयन करती है, भर्ती बोर्ड जो चयन कर रही है उसको भी बहुत मेहनत पड़ती है। और अब जो है आप जानते हैं कई सालों से जब वैकेंसीज़ बहुत कम आती हैं और बच्चों की संख्या ज़्यादा रहती है, तो हर जो एजेंसी है, जो चयन बोर्ड है, वो एक पेपर नहीं लेती, कम से कम 2 से 3 पेपर लेती है कि वो बच्चों की छँटनी कर सके, जैसे टियर 1, टियर 2, टियर 3। ठीक है, और इसके बाद आरआरबी भी जो है वो भी अपना टियर 1 टियर 2 लेती है, जो आईबीपीएस है वो भी अपना मेंस लेती है। तो मतलब जो बच्चों को छांटने की जो प्रोसेस है वो करने के लिए जो है इतने एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं। तो आप समझिए ये फिर जब 22 एजेंसीज़ हमारे भारत में पहले से ही काम कर रही थी, तो ये सीईटी लागू करने से और एनआरए लाने से क्या फ़ायदा हुआ। देखिए, हर एग्ज़ाम अभी तक जो है इस एनआरए में 3 एजेंसियों को लिया गया है, जो बड़ी बड़ी एजेंसीज़ हैं। जैसे इसमें लिया गया है एसएससी को, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को, और इसमें लिया गया है आरआरबी को, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को, और इसमें लिया गया है आईबीपीएस को, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शंस। इसमें इन 3 चयन भर्तियों को लिया गया है। देखिए, ये जो 3 चयन भर्तियां हैं, पहले दिमाग में डाल लीजिए कि ये 3 चयन भर्तियां हैं, ये ख़त्म नहीं हुई हैं, ये हैं। ठीक है, पर जो ये अपनी प्रारंभिक परीक्षा लेती थी, जो ये अपना प्रीलिम्स एग्ज़ाम लेती थी, मतलब टियर 1 लेती थी, अब ये टियर 1 नहीं लेंगी। अब एक ही पेपर होगा सीईटी, और इस सीईटी के स्कोर के अकॉर्डिंग आपको टियर 2 में बुलाया जाएगा। वो टियर 2 एसएससी का भी हो सकता है, आईबीपीएस का भी हो सकता है, और वो रेलवे का भी हो सकता है, जिसकी भर्ती आएगी। और अगर आप उनके जो नॉर्म्स हैं, जो उनके क्राइटेरिया हैं, उसमें आप फुलफ़िल होते हैं तो आपको जो है बुलाया जाएगा। अभी के लिए जो है ये इन 3 एजेंसीज़ के लिए लिया गया है, और आगे भी कहा गया है कि जो और भी एजेंसीज़ हैं, मतलब 22 एजेंसीज़ मैंने आपको बताया जो भारत में इस वक्त काम कर रही हैं एग्ज़ाम लेने की, उनसे भी कहा गया है और स्टेट से भी गुजारिश की गई है कि जो वो हैं वो इन एग्ज़ाम्स को सीईटी एग्ज़ाम बेस्ड कराएं। देखिए, आपको मैं बताता हूँ सीईटी को क्यों लागू किया गया। सबसे पहली बात तो मैंने आपको बता दिया कि बच्चों को अलग अलग फ़ीस देनी पड़ती थी, और फीस के अकॉर्डिंग हर दूर दूर जगह उनको पेपर देने जाना पड़ता था, तो उनके लिए और भी मेहनत पड़ती थी। ठीक है, तो जो सीईटी है, अब ये जो परीक्षा है ये कब लागू होगी, सबसे पहला पॉइंट, ये जो लागू होगी वो 2021 से होगी लागू। ठीक, अब ये परीक्षा साल में कितनी बार आयोजित होगी, ठीक,
ये आयोजित होगी साल में 2 बार। ठीक है, अब आपके मन में तीसरा सवाल ये आया होगा कि ये जो परीक्षा है, जैसे 10th का जो है अलग भर्ती का कुछ नॉर्म्स होता है, अलग पेपर होता है, 12th का अलग पेपर होता है, 12th बेस्ड, ग्रेजुएशन बेस्ड अलग पेपर होता है। तो क्या CET एक लागू होने से क्या इन तीनों में सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब आप Tier 1 आपको किसी का नहीं देना पड़ेगा? ऐसा नहीं होगा। जो Tier 1 है वो 3 बेस में होगा, जो मतलब CET परीक्षा होगी वो 3 बेस में होगी। 10th लेवल की अलग परीक्षा होगी, 12th लेवल की अलग परीक्षा होगी और ग्रेजुएशन लेवल की अलग परीक्षा होगी। ठीक, अभी तक ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया है कि आप ग्रेजुएशन लेवल का CET पास कर लेते हैं तो आप 10th और 12th के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, या ऐसी भी इंफॉर्मेशन अभी नहीं आई है कि आपको हर लेवल को एग्ज़ाम को पास करने के लिए 10th का अलग CET देना पड़ेगा, 12th का अलग CET देना पड़ेगा, या ग्रेजुएशन का CET अलग देना पड़ेगा। इसकी कोई मतलब अभी आधिकारिक तौर पर कोई भी सूचना नहीं आई है, सब अपना अपना अनुमान लगा रहे हैं। ठीक है, और ये जो परीक्षा है ये कैसे ली जाएगी मैं आपको बताता हूँ। जो हमारी जो परीक्षा है ये पहले 2 लैंग्वेजेस में ली जाती थी, जो मेजर परीक्षाएं हैं, एक इंग्लिश में और एक हिंदी में। पर इस जो CET है ये हमारी 12 मेजर लैंग्वेजेस में ली जाएगी। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो 8th शेड्यूल है उसमें 22 लैंग्वेजेस हैं। उन 22 लैंग्वेजेस में से अभी के लिए 12 लैंग्वेजेस में पेपर लिया जाएगा। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आप जानते हैं इंडिया एक हमारी वास्ट कंट्री है, अलग अलग स्टेट हैं, अलग अलग रीजन्स हैं, तो हर रीजन्स के अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। जैसे जो साउथ है वो मतलब जो हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा नहीं मानता, वो अपनी रीजनल लैंग्वेज जो है उसको वो फॉलो करते हैं। तो ये 12 मेजर लैंग्वेजेस में लाने के लिए इसलिए किया गया है क्योंकि हर बच्चा जो है जो सरकारी जॉब के बारे में नहीं जानता है वो भी चीज़ों को समझे और वो अपने रीजनल लैंग्वेज में जो वो पेपर दे रहा है उससे वो कंफर्टेबल हो। तो इसलिए इसको 12 लैंग्वेजेस में किया गया है। ठीक, अब आप ये समझिए कि ये जो एग्ज़ाम है आपको कब देना होगा। मैंने आपको बता दिया साल में ये 2 बार होगा। अब ये डिस्कस नहीं हुआ है कि 10th का भी 2 बार होगा, 12th का CET 2 बार होगा, ये ग्रेजुएशन का CET 2 बार होगा, या जिसने ग्रेजुएशन का CET पास कर लिया है उसको 10th और 12th का CET स्कोर से मतलब उसका देख लिया जाएगा, वो भर्ती दे सकता है। ऐसा अभी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। तो आप ये समझिए अभी तक तो इन्होंने 3 सेंटर्स को ही मतलब 3 बोर्ड को ही ले रखा है। एक SSC ले रखा है, IBPS ले रखा है और इसके बाद इन्होंने RRB ले रखा है। ठीक, अब आप ये समझिए इसके जो CET हैं इसके 1000 सेंटर्स होंगे अक्रॉस इंडिया। क्योंकि देखिए आप अलग अलग एग्ज़ाम जब देने जाते हैं तो आपको दूसरे स्टेट में भी ट्रैवल कभी कभी करना पड़ता है। जैसे आप रेलवे के एग्ज़ाम देने जाते हैं और आपने सिकंदराबाद बोर्ड का भरा हुआ है तो आपको यूपी से, आप मान लीजिए यूपी के हैं तो यूपी से आपको सिकंदराबाद ट्रैवल करना पड़ता है। तो जो आप ट्रैवल करते हैं, इतनी दूर जो ट्रैवल करते हैं तो उसमें भी आपको जो है ट्रैवल का भी खर्चा लगता है। आप एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, प्री एग्ज़ाम के लिए ही आपको इतनी मेहनत करनी पड़ती है, आपको दूर ट्रैवल करना पड़ता है। तो अब जो है 1000 सेंटर्स हो जाएंगे, मतलब आपके हर डिस्ट्रिक्ट में सेंटर होंगे तो जिससे बच्चा इजीली पेपर दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट CET में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो CET है ये फर्स्ट लेवल टेस्ट है, मतलब आपको मैंने बता दिया Tier 1 टेस्ट है। तो जो इसमें आपका स्कोर आएगा वो आपका 3 साल के लिए वैलिड होगा। मतलब जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपका 100 नंबर का CET होता है और आपके 60 नंबर आ जाते हैं Tier 1 में, तो जो वो आपके 60 नंबर हैं वो 3 साल के लिए वैलिड होंगे। जैसे मान लीजिए अभी ये मैं आपको अनुमान बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए SSC, अभी इस 3 एजेंसियों को लिया गया है, SSC, रेलवे और IBPS। तो जो SSC है उसने मान लीजिए नोटिफिकेशन निकाला कि जिसके CET स्कोर मान लीजिए 55 है, ठीक है, तो वो आप Tier 2 के लिए एलिजिबल हैं, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे Tier 2 देने के लिए। ठीक है, और जैसे RRB है उसने कहा कि ठीक है जिसके 65 नंबर हैं, ठीक है, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे Tier 2 देने के लिए। तो अगर आपके 60 नंबर हैं तो मतलब आप एलिजिबल नहीं हैं, और अब
अगर आप ये मत समझिए कि अगर ये वैलिड है 3 साल के लिए तो मतलब अगर आपके कम नंबर हैं, किसी कारणवश आप बीमार हो गए या एग्ज़ाम अच्छी तरीके से नहीं दे पाए, ठीक है, तो ये CET की जो स्कोर है वो हमारा 3 साल के लिए ही वैलिड रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये वैलिड रहेगा, पर अगर आप CET जैसे साल में 2 बार होगा, अगर आप CET दे देते हैं तो जो आपका अच्छा स्कोर होगा, मान लीजिए अगली साल आपने CET दिया और आपका स्कोर 80 हो गया, तो जो आपका स्कोर सबसे ज़्यादा है मतलब 80 मार्क्स का, वो जब CET का रिज़ल्ट आया है उससे 3 साल के लिए फिर से वैलिड होगा। और सबसे ख़ास बात, जो ये CET परीक्षा है, ठीक है, इसको आप अनलिमिटेड टाइम्स दे सकते हैं, कितनी बार भी। अगर आपको लगता है कि आपका स्कोर नहीं अच्छा है तो साल में 2 बार आ रहा है तो आप कितनी बार भी दे सकते हैं। बस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें जो एज लिमिट होगी, मतलब वैकेंसी की अपर एज लिमिट की द्वारा ही होगी, और जो एज रिलैक्सेशंस आपको मिलती हैं SC के लिए अलग, जो ST के लिए, OBC के लिए, वो जो एग्जिस्टिंग रूल्स हैं जो अभी तक मिलते आ रहे हैं वैसे ही मिलेगा। और आप अपनी एज के अनुसार, मतलब अपर ले एज के अनुसार, लिमिट के अनुसार आप उसको कितनी बार भी दे सकते हैं। मान लीजिए आपका स्कोर अच्छा नहीं आया तो आप फिर से दे सकते हैं, और जिस दिन एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा उसके 3 साल बाद जो है तक आपके मार्क्स जो हैं वैलिड होंगे। ठीक, अब इससे स्टूडेंट्स का क्या फ़ायदा है? सबसे पहला फ़ायदा ये है कि उनको मल्टीपल एग्ज़ाम्स में नहीं बैठना पड़ेगा। ठीक, अब अलग अलग पेपर नहीं देना पड़ेगा। दूसरा, उनका एक ही पेपर होगा जिसके उनका फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई कोई फॉर्म्स होते हैं जैसे बैंक्स वगैरह के जिसके फ़ीस ही जो जनरल कैटेगरी की होती है वो 1000 रुपीज़ होती है। तो अगर वो साल में 2 फॉर्म भरता है तो उसके 2000 फीस तो ऐसे ही चली जाती है केवल प्री की। ठीक है, और इसके बाद ये जो एग्ज़ाम है, थर्ड पॉइंट, ये हर डिस्ट्रिक्ट में होगा, तो इससे जो है आपको ट्रैवलिंग का भी कॉस्ट बचेगा, और आपका जो अन्य खर्चा होता है एग्ज़ाम सेंटर्स तक पहुंचने तक का कॉस्ट, हर चीज़ जो है वो आपकी बचेगी। ठीक, जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि वुमेन भी अप्लाई कर सकेंगी, क्योंकि वो अपने डिस्ट्रिक्ट में ही पेपर दे सकेंगी, तो उनको जो है ट्रैवल करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदा है कि उनको एक सिंगल रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, बार बार उनको जो है रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराना पड़ेगा, तो उनका वो भी खर्च बचेगा। ठीक है, इसके बाद कभी कभी क्या होता था, बच्चा जो है बेरोज़गारी ज़्यादा है तो बच्चा हर जगह मतलब प्रयास करने की कोशिश करता है, तो किसी किसी दिन क्या हो जाता है कि आपके 2 पेपर एक साथ क्लैश कर जाते हैं, तो आपको एक चूज़ करना पड़ता है, पर आप दोनों के लिए ही आपने पैसा जमा किया होता है, तो अब आपका जो है क्लैश भी नहीं होगा एग्ज़ाम का। ये भी आपके लिए बेनिफिट है कि जो है आपका एग्ज़ाम क्लैश नहीं होगा। अब इसमें आप ये समझिए, इसमें सरकार का क्या फ़ायदा है? सरकार का ये फ़ायदा है कि जो आपका प्री एग्ज़ाम है, ये इनको बार बार जो है कंडक्ट नहीं कराना पड़ेगा अलग अलग बोर्ड को, एक ही CET से ये बच्चों को छांट लेंगे। ठीक, और इसके बाद जो मतलब जो रिक्रूटमेंट साइकिल है इनकी, वो भी फास्ट हो जाएगी, जल्दी से जल्दी हो जाएगी, और जो एक स्टैंडर्ड है वो भी एक फॉर्म हो जाएगा। और इसके बाद कहा जाता है, सरकार ये कह रही है कि कम से कम 600 करोड़ रुपए जो है रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ का बचेगा, डिफरेंट एजेंसीज़ का साल में 600 करोड़ रुपए बचना साल में बहुत इम्पॉर्टेंट, मतलब एक बिग फैक्टर है आप देखा जाए तो। और इसके बाद CET से देखिए, आप CET के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको यूट्यूब में मिल रही है कि ये इतने नंबर का एग्ज़ामिनेशन आएगा, ये इतने नंबर की रीजनिंग होगी, इंग्लिश होगी, ऐसा सिलेबस के बारे में नहीं कहा गया है। और आप ये समझिए, सरकार के पास ऐसा चैलेंजेस अभी क्या है? चैलेंजेस ये है कि मान लीजिए आपका जो बैंक है, IBPS है, उसमें जो इंग्लिश है वो देखिए बहुत हाई लेवल की आती है, जो SSC है उसमें जो है हाई लेवल की मैथ्स आती है, इंग्लिश इतनी हाई लेवल की नहीं होती। जो आपका RRB है, ठीक है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, वो जिसमें जनरल साइंस का और जो साइंस का जो है बहुत ज़्यादा जनरल अवेयरनेस का, इसका थोड़ा सा जो है दबदबा ज़्यादा रहता है, GK वगैरह का, तो इनको ये मैनेज करने का सबसे बड़ा चैलेंज है कि अगर ये Tier 1 सबका एक समान ले रहे हैं तो इनको सबको ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें बैंक का बच्चा भी तैयारी कर रहा है, SSC का भी बच्चा तैयारी कर रहा है, रेलवे का भी बच्चा तैयारी कर रहा है, तो इसमें इनको ऐसा स्टैंडर्ड पैटर्न बनाना पड़ेगा कि इसमें
से किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ठीक है। दूसरा गवर्नमेंट के लिए चैलेंजेस ये है कि मान लीजिए सीईटी तो वो हर साल ले रहा है, ठीक, इसके बाद वो एग्ज़ाम नहीं करा रहा है, मतलब जो चयन है, जैसे जो आपकी मैंने बताया ना कि जो सीईटी है वो केवल टीयर 1 लेगा, बाकी आपकी टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 जो भी जिसको लेना है वो आपकी एग्जिस्टिंग बोर्ड ही लेंगे, मतलब एसएससी ही लेगा, आईबीपीएस ही लेगा, ठीक है, और ये आरआरबी लेगा। तो अगर ये परीक्षाएं मतलब भर्ती आ रही है हर 6 मंथ में, मतलब साल में 2 बार सीईटी होगा, अगर ये भर्ती आ रही है तब तो ठीक है, ना तो अगर आप सीईटी की परीक्षा देते रहें और स्कोर बनाते रहें और वैकेंसी ना आए तो फिर इस सीईटी लागू करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है। तो इसमें भी गवर्नमेंट को चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, पर जो गवर्नमेंट है इसने जो एनआरए है इसको जो फॉर्म किया है तो इसमें ऑफिशियल्स तीनों के रखे गए हैं, एसएससी के भी, आरआरबी के भी और आईबीपीएस के भी। तो इसमें जो सरकार आगे जो इसका सिलेबस लेकर के आएगी वो भी जो है ठीक ढंग से लेकर के आएगी, जिससे बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। अब आप ये समझिए, ये दिमाग में रखिएगा कि सीईटी आपके लिए फ़ायदा ही लाया है, नुकसान कुछ नहीं है। जैसे आप तैयारी कर रहे हैं वैसे आप अपनी तैयारी करते रहिए, आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि सीईटी लागू होने से आप में जो है ड्रास्टिक चेंज लाना पड़ेगा, आपको पैटर्न चेंज करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे आप तैयारी कर रहे हैं वैसे आप तैयारी करते रहिए, और जो सीईटी है वो बच्चों के लिए ही फ़ायदा है, जो प्रोसेस है वो भी फास्ट होगा और जो सरकार है वो भी उसको अच्छी तरीके से देख पाएगी। जैसे अब जब एनआरए के हाथ में टीयर 1 होगा तो वो देखेगी कि उसको कहाँ सेंटर देने हैं और इसके बाद उसको एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट कराना है, और ये जो पेपर होगा ये आपका ऑनलाइन बेस होगा, ये भी आप समझिए ऑब्जेक्टिव होगा। इसका सिलेबस अभी नहीं बताया गया है और ये 2021 से ही लागू होगा। तो जो आपकी जो भर्तियां इससे पहले जो आ चुकी हैं वो नॉर्मल प्रोसेस से ही होगी, और इससे सीईटी लाने से ये भी फ़ायदा होगा, जैसे जो हमारी प्राइवेट एजेंसीज़ हैं, मान लीजिए जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो अपना भाई इतना हार्ड लार्ज स्केल में एग्ज़ाम तो नहीं करा पाएगी, तो वो ये भी कर सकती है कि जो आपका सीईटी स्कोर है वो आपका प्राइवेट में भी चल सकता है। और सरकार ने ये भी कहा है कि अभी तो हम 3 जो एजेंसीज़ हैं, जो मेजर एजेंसीज़ हैं, उसके लिए ही रिक्रूट हो रहे हैं। ठीक है कि, और आगे आप ये समझिए कि जो इसमें जो है ग्रुप बी और ग्रुप सी की नॉन गस्टेड पोस्ट को ही लिया गया है, नॉन टेक्निकल। इसमें टेक्निकल पोस्ट नहीं होगी, जैसे एसएससी की जो आपकी जेई की परीक्षा होती है, एसएससी जेई की, वो नहीं ली जाएगी। जैसे रेलवे में भी असिस्टेंट इंजीनियर की ली जाती है, वो भी नहीं ली जाएगी। केवल ये ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए है, जो पोस्ट हैं वो ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए है, वो भी नॉन गस्टेड नॉन टेक्निकल। जो टेक्निकल आपकी पोस्टें होती थी वो ऐसे ही होंगी, और इसमें कहा गया है कि सारी एजेंसीज़ को मतलब जोड़ा जाएगा। जब इसका एक फेज़ या 2 फेज़ निकल जाएगा तो और चीज़ें गवर्नमेंट के पास समझ में आएंगी कि उनको क्या इम्प्रूवमेंट करना है, तो इससे गवर्नमेंट के लिए भी फ़ायदा होगा। ठीक है। तो आप सीईटी को लेकर के इतना परेशान मत हो, आप अपनी तैयारी करें। सीईटी जो है वो एक हमारे लिए एक अच्छा ही है, जिससे हम अलग अलग एग्ज़ाम्स को देने से बचेंगे। तो आपको आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको सब चीज़ें और आपकी सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। तो आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। गुड डे।